22वीं तरमीम में जो मैंने ट्वीट में पढ़ा राहुल भुट्टो साहब की जो आई थी ट्वीट, उसके अंदर जो कुछ लिखा है अगर वो मान लिया जाए तो आप समझे कि आइन को खत्म कर दिया आपने। मजीद जो अदालती प्रोसेस को मजीद तकवीत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अब हाम ना रहे, तो जो तरामीम ज़ेरे गौर हैं उसमें आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मुशावरत के अमल का हिस्सा है। हम समझते हैं कि सूबों के जो इख्तियारात उनको 18वीं आईनी तरमीम के अंदर मिले हैं। हमने कंसेंसस बिल्ड किया, और कंसेंसस बिल्ड करना कोई छोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसके दिल के बहुत करीब है। जब 6 तारीख को ये तमाम चीजें रखी जाएंगी तो वहाँ गुफ्तगू होगी, लेकिन कुछ हमारे जो उसूली हमारा मौकिफ है वो क्लियर है। हम उसी उसूली मौकिफ की लेंस से, उसी नजर से इन तमाम चीजों को देखेंगे। हम समझते हैं कि पीपल पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है और ये एक टोपी ड्रामा हो रहा है। असल में इनके फैसले पहले हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 27वीं तरमीम के बारे में ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कंसेंसस हो चुका है। कुछ शराइत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मानी जा चुकी हैं, जिसमें NFC अवार्ड है और 2 वजारतें जो वफाक हासिल करना चाहता था सूबों से, उनके बारे में कहा यह जाता है कि शायद एक तालीम की वजारत है, दूसरी सेहत की वजारत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बहबूद आबादी की वजारत है वो भी शायद इसके अंदर शामिल है। तो अब तक की इतलात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों पर राजी नहीं हो रही, जबकि दूसरी जो 2 चीजें हैं उसके ऊपर कंसेंसस हो चुका है। एक तो आईनी अदालत बनाने का फैसला और 243 के अंदर एक तब्दीली जो है उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कंसेंसस हो चुका है। 6 तारीख को कल जो एक कमेटी का इजलास है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी है, और 7 तारीख को सेनेट के अंदर ये जो करारदाद है, ये जो बिल है उसको पेश किया जाएगा। और उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद संडे एतवार के दिन कौमी असम्बली के अंदर से भी ये पास करवा लिया जाए, या मैक्सिमम अगर ये गया तो अगले हफ्ते तक ये बिल पास हो जाएगा और इसके बाद ये तरामीम हो जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इतनी जल्दी क्यों है, और क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिल के पहले फैसला कर लिया था और उसके बाद ये बिल जो है पेश किया जा रहा है, यह तरामीम जो है वो कौम के सामने रखी जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं जो ज़ाहिर आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे, और साथ साथ दोनों जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे उनसे पूछेंगे कि इतनी जल्दी क्या है। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, और सेनेटर हमायूं डॉक्टर महमद साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा होगा उसमें कमर जमान कायरा साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अफनान साहब ये फरमाइएगा सर, ये इतनी जल्दी क्या है? क्या ऐसी इमरजेंसी है कि जिसकी वजह से दिन रात काम करके आप इन तरामीम को पास करवाना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है, ना ही हम कोई इमरजेंसी के तौर पे इसको लेके चल रहे हैं। ये जरूर हमारी ख्वाहिश है कि कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिनको इस तरमीम के तहत एड्रेस किया जा रहा है तो वो एड्रेस हो जाए। और ये जो आपने स्केड्यूल बताया है इसका, ये काफ़ी एक्यूरेट है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद ये नेक्स्ट वीक तक शायद चला जाएगा, क्योंकि कमेटी भी अगर उस पर थोड़ा सा डेलिब्रेट करेगी एक दो दिन, तो उसके भी अगर आप दिन डाल लें तो ये मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, मिड नेक्स्ट वीक के अराउंड मामला शायद कंप्लीट हो जाए। तो जहां तक बाकी बातचीत है, ये तकरीबन 3 हफ्ते से एक चीज मैं मानना चाहता हूँ, कथा कलामी कर रहा हूँ अफनान साहब, ये बताइएगा कि एक इंफॉर्मेशन ये है कि शायद एक ज्वाइंट कमेटी बन जाएगी जो सेनेट के मेंबरान पे मुश्तमिल होगी, साथ कौमी असम्बली के मेंबरान पे मुश्तमिल होगी, ताकि इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को आसान किया जा सके और ऐसे फौरी किया जा सके। ये बात आपकी इसमें काफी वजन है, अभी ये हुआ नहीं है काम, लेकिन ये हो सकता है, ये जो आप कह रहे हैं। और इसके ऊपर पिछले कुछ तकरीबन 3 हफ्ते से एक नेगोशिएशंस चल रही हैं बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी एंड अदर अलायंस, और काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारा कॉन्सेंसस हो चुका है, और कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, और आने वाले चंद दिनों में ये वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये मामला स्मूथली, अगर वीकेंड पे ना हुआ तो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हो जाएगा।
और ये फरमाइएगा, एक इंफॉर्मेशन ये भी गर्दिश कर रही है और अथेंटिक सोर्सेज वो बता रहे हैं कि जजेस की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है उसके अंदर भी इजाफा किया जा रहा है। वो अब 68 साल होगी, 68 साल होगी। पहले 26वीं तरमीम में कोशिश की गई थी लेकिन उसको मौलाना नहीं माने थे। अब क्योंकि मौलाना इस पिक्चर में है नहीं तो अब इसी हल्ले में जो जजेस की रिटायरमेंट की एज है उसको भी उसमें भी इजाफा किया जा रहा है, 68 साल की जा रही है। नहीं, कुछ चीजें इस वक्त जो है वो अंडर मतलब कंसिडरेशन है, उस पर कोई कंक्लूसिव मामला नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है मैं उसके ऊपर अभी ज़ाहिर डेलिब्रेट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये तमाम चीज़ें डिस्कशन में ज़रूर आई हैं। काफ़ी सारे मामला हमारे कॉन्सेंसस से जो है वो आगे हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भी आउटस्टैंडिंग हैं जिन पे भी मजीद निगोशिएशन चल रही हैं और वो आने वाले चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएंगी। और एक और इंफॉर्मेशन गर्दिश कर रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जिनका ताल्लुक सिंध के साथ है, कराची के साथ है, और वो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह हैं, और अगर आईनी अदालत बनी तो कोशिश होगी सबकी कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस जो आईनी अदालत होगी उसके चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करें, क्योंकि अगर वो रिटायर हो जाते हैं और वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं होगा। तो उसलिए पहले कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी ये तरमीम हो जाए ताकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस ओहदे को कबूल करें। देखिए, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं और उनकी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा किसी इंडिविजुअल के लिए हम लेजिस्लेशन नहीं करेंगे। ये तो लेजिस्लेशन हो रही है, अगर इसमें आईनी कोर्ट जो कि मुझे लग रहा है कि बन जाएगी, अगर वो बन गई तो ज़ाहिर है उसका चीफ जस्टिस हमें अपॉइंट करना होगा। तो फिर वो जो भी अंडर कंसिडरेशन जो लोग हैं उनको सामने रख के ही ये मामला किया जाएगा। तो और ये इस बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते, जो आपने कही है, हो सकता है वो हों भी इसके चेयरमैन, इसके चीफ जस्टिस। क्योंकि सर देखिए ना, अगर ये 30 नवंबर तक ये तरमीम नहीं होती तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर जाहिर उनको री अपॉइंट करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो अगर उससे पहले पहले ये तरमीम हो जाती हैं तो फिर ये ऑप्शन है कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए, उनको एलिवेट कर दिया जाए, या वो खुद बहुत ही उस जब तरमीम हो जाती हैं तो खुद बहुत ही वो चीफ जस्टिस बन जाए उसके आईनी अदालत के। तो हाइपोथेटिकल है ये मामला, लेकिन वैसे तो आपने खुद ही कह दिया है कि अगर वो एज अगर बढ़ा दी गई तो फिर तो जरूरत रहेगी नहीं ना, अगर एज ही बढ़ गई, रिटायरमेंट वाला इशू तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपकी एज ही बढ़ गई तो फिर आप रिटायर होंगे ही नहीं। तो लेकिन ये मैं दोबारा आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम किसी इंडिविजुअल को देख के ये लेजिस्लेशन नहीं करेंगे। ये तो ज़ाहिर है लेजिस्लेशन होगी इन टर्म्स ऑफ के जो आईनी अदालत वाला मामला है उसको हम सेटल करना चाह रहे हैं कि वो एक तरफ हो जाए और उसमें कोई इबाहम ना रहे आगे मुस्तकबिल में भी, तो उसको सामने रखते हुए ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक हो गए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने गुफ्तगू सुन ली अफनानुल्लाह खान साहब की, और कुछ रिजर्वेशंस भी ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। अगर आइन के अंदर तरमीम हो जाती है तो हर्ज क्या है, आइन ज़ाहिर है उसके अंदर तरामीम करना, कुछ नए कानून बनाना, कुछ नए बिल मुतारफ करवाना, यही तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये भी पार्लियामेंट ने नहीं करना तो पार्लियामेंट फिर करेगी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं, यही पार्लियामेंट का काम है, और आइन के अंदर तरामीम भी होने चाहिए, लॉज भी बनने चाहिए, और लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स भी आनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इन चीजों में, हर एक चीज की नहीं कि इनमें बाज चीजों के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक दो कमेंट्स जो अभी अफनान साहब ने किए मैं उन पे कर लेता हूँ। इन्होंने कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की बहुत गहरी नजर है। मेरा ख्याल है साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और उनसे दोबारा कोशिश करेंगे राब्ता करने की, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैं सवाल दोबारा आपके सामने रख देता हूं कि अगर पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाना या उसने आइन के अंदर तरामीम नहीं करनी तो फिर पार्लियामेंट का फायदा क्या है, काम क्या है? तो पार्लियामेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काम से इतनी मुतमईन क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जावेद साहब, इस तरह है कि
इसमें कोई शक नहीं, पार्लियामेंट का काम ही यही है, आइन भी बनाए, आइन के अंदर तरामीम भी लाए, मुख्तलिफ लॉज भी बनाए, लेकिन इनके पीछे जो सोच कारफरमा होनी चाहिए वो अवाम की या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, किसी एक इवेंट या एक पार्टी को डालने या एक पार्टी को निकालने या एक शख्स के लिए या एक इदारे के लिए या किसी खास सिचुएशन के लिए जब आप बिल बनाना शुरू कर दे, आइन बनाना शुरू कर दे, उनके अंदर अमेंडमेंट लाना शुरू कर दे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी उन्होंने कमेंट किया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जो है ना, उनको सामने रखते हुए आप कह रहे थे, कर रहे थे, और वो कह रहे थे नहीं लेकिन हो भी सकता है, और कह रहे थे उनकी बड़ी गहरी सो नजर है आइन के ऊपर। जितना मुझे इल्म है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का कोई एक्सपीरियंस आइन के ऊपर नहीं था एज अ वकील और समथिंग, ये उनका ये उनकी फील्ड ये नहीं थी, वो किसी और फील्ड में थे, उन्होंने कभी इस किस्म के केसेस के ऊपर कभी वो किया नहीं था। तो आई डोंट नो कि अफनान साहब कैसे कह रहे हैं, कि किस तरीके से कह रहे हैं। हाँ, ये जो आहनी बेंच है उसमें शायद वो बड़े अच्छे तरीके से फिट आ जाए, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी शायद। अब आ जाती है बात, ये जो अगर ये तरामीम 30 नवंबर से पहले पहले हो जाती हैं, जो हमारा अब एनालिसिस ये है कि अगले हफ्ते तक ये हो जाएंगे हर सूरत, तो जो लोग भी 30 नवंबर तक रिटायर हो रहे हैं उन सबको फायदा हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ जजेस की उम्र रिटायरमेंट के अंदर इजाफा हो जाएगा, रिटायरमेंट एज के अंदर फायदा हो जाएगा, और साथ साथ जाहिर है ये तरमीम हो जाएगी, नई अदालत बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक फायदा तो हो जाएगा सबको। उसके अंदर तो फिर हम ये किसी एक आदमी को लग नहीं कर सकते कि जी आप बाकी फायदा ले लें और ये ना लें उसका। सर आप एक काम करें, अगर वो रिटायर हो जाए, आप दोबारा अमेंडमेंट लाके स्पेसिफिक उनको लाके बिठा दें। अमेंडमेंट लाने में कोई प्रॉब्लम है? अमेंडमेंट तो आजकल आइन में अमेंडमेंट तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे इतने सस्ते तो टमाटर भी नहीं मिल रहे जितने सस्ते आइन में हमारी अमेंडमेंट्स मिल रही हैं। और जिस तरीके से हम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक्चुअली ये याद रखना जावेद चौधरी साहब, हम लोग फ्रैंकनस्टाइन बना रहे हैं। और ऐसा देखें, अगर ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो जो हमारी रीडिंग है कि हफ्ते तक हो जाएंगी और 30 नवंबर से पहले पहले ये हो जाती हैं, तो जो लोग आप समझे कि 15 नवंबर के बाद रिटायर हो रहे हैं तो सबको ही फायदा हो जाएगा। जब सबको फायदा हो जाएगा और उसके अंदर अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को फायदा हो जाता है तो उसमें क्या इशू क्या है, उसमें एतराज क्या है फिर आपको? सर मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर वो रिटायर हो जाए आप लोग एक और अमेंडमेंट ले आए, उनको दोबारा ले आए, मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेंडमेंट तो आजकल हमारे पार्लियामेंट में इतने सस्ते मिल रहे हैं जितने सस्ते शायद टमाटर भी ना मिल रहे हो। आप बड़े आराम से किसी भी वक्त कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हैं और वो उस स्पीड से पास करवा सकते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। देखिए एक बात याद रखें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम ये अमेंडमेंट्स ला क्यों रहे हैं। एक है कि हम उसके ऊपर एक लपेटा डाल रहे कि यार ये चीज है, एक्चुअल चीज ये वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोल एंड कमांड का मसला है। कंट्रोल एंड कमांड हम इस तरह कर रहे हैं कि हम जो बैलेंस ऑफ कंट्रोल एंड कमांड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम टू नॉन पॉलिटिकल सिस्टम। हम लोग एक्चुअली इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू मेरी नजर में हम एक अथॉरिटेरियन फ्रैंकनस्टाइन बना रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है इसको काबू करते करते पाकिस्तान बहुत पीछे ऑलरेडी चला गया। ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल हैं। इन 4 सालों में इन्वेस्टमेंट आने की बजाय चली गई है। सिर्फ लाहौर के अंदर 900 में से 400 आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। पूरे मुल्क में से 10,000 के करीब जो बिजनेसेस हैं वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। हाईएस्ट जो है ना पॉवर्टी पाकिस्तान में आ गई है, हाईएस्ट जॉबलेसनेस पाकिस्तान में आ गई है। अगर आप देखें पाकिस्तान की इनकम का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आप कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन है, और टैक्स कलेक्शन और उसके जिस तरीके से कर रहे हैं लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। अगर हमने यही काम करना है तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि क्या है। और रही बात बिटवीन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी क्यों इसके हक में, क्यों उनको पता है कि अवाम उनके साथ नहीं खड़ी। अब उनकी ये बका है, उनको पता है 87% पॉपुलेशन जो है ना वो पीटीआई इमरान खान के साथ है। अगर इन लोगों ने इस फ्रैंकनस्टाइन में मदद नहीं की तो इनकी नजर में इनकी बका का सवाल
सवाल आ जाता है। मेरी नजर में ये जब ये बिल पास करेंगे, ठीक हो गया। मुझे अफनान साहब के पास जाने दें, अफनान साहब के पास जाने दें। आपका नुक्ता डॉक्टर साहब आ गया, आपका नुक्ता। अफनान साहब ये फरमाइएगा सर, ये बार बार यही सवाल किया जाता है कि आप हर मरतबा आईनी तरमीम करते हैं और इससे पहले आपने 18वीं तरमीम की थी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप शामिल थे। आज आपको यह महसूस हो रहा है कि 18वीं तरमीम गलत थी, एनएफसी अवार्ड के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ था सूबों के लिए वो खत्म होना चाहिए, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है या बहबूद आबादी की मिनिस्ट्री है वो वापस आनी चाहिए, ज्यादा पैसे जो हैं वो वफाक से सूबों के पास चले जाते हैं। तो जब आप 18वीं तरमीम कर रहे थे और उसके हक में वोट दे रहे थे तो उस वक्त आपको ये अंदाजा नहीं था इन चीजों का? देखिए, हमारा ये ख्याल था कि बहुत सारे मामला जब तक आप करते नहीं हैं तब तक आपको पता नहीं चलता कि वो कैसे होंगे। कुछ चीज़ें हमने प्लान की थी वो उसी तरह ही हुई हैं। जो डेवोल्यूशन थी वो एक बाय एंड लार्ज एक अच्छी चीज़ थी। 18वीं तरमीम एक अच्छी चीज़ थी। ये 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। जो इख्तियारात सूबों को ट्रांसफर हो चुके हैं वो उनके पास ही रहेंगे। ये ज़रूर हुआ है कि क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी में शेयर सूबों का बढ़ गया था तो विफाक जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इतना बड़ा कट सूबों को भी दे और उसके बाद अपने अखराजात भी पूरे कर ले। और फिर ये बात आप ध्यान में रखें कि उस वक्त सूबों का जो अपना टैक्स कलेक्शन का जो मैकेनिज्म था वो बड़ा वीक था। अब मिसाल के तौर पे पंजाब 1000 अरब रुपए का टैक्स अप्रोक्सीमेटली कलेक्ट करेगा इस साल इंशाल्लाह। सिंध जो है वो 350 से 400 अरब रुपए का कलेक्ट कर लेगा इस साल। बाकी जो सूबे इतने नहीं करते, बलूचिस्तान और खैर पख्तूनख्वा वो मेरे ख्याल 50 अरब रुपए से भी कम है। लेकिन ये रिसोर्सेज अब एडिशनल अवेलेबल हैं टू प्रोविंसेस जो कि विफाक से नहीं जाती, जो सूबे डायरेक्ट अपने खुद टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो एक ये इनको ऑलरेडी एक विंडफॉल उनके पास है। अब बात ये है कि हम विफाक को ऐसे चला सकते हैं जैसे वो चल रहा है, और वो ये है कि हम हर साल 4-5 हज़ार 6 हज़ार अरब रुपए कर्जा लें और हम जो है उससे अपने अखराजात पूरे करें और वो जो है वो कर्जा अगली वाली नस्लें, आने वाली नस्लें फिर पूरा करें। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि एक प्रूडेंट तरीका है लॉन्ग टर्म। बेहतर ये है कि हमारे अकाउंट्स बैलेंस होने चाहिए, हमारे पास डेफिसिट कम होना चाहिए, ताकि डेफिसिट कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगी और उसका फायदा भी इवेंचुअली आवाम को ही पहुंचेगा। तो ये इन तमाम चीजों को सामने रख के ये प्लानिंग की जाती है। और देखिए लेजिस्लेशन जो होती है वो हमेशा ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए होती है, आप करते हैं फिर आप सीखते हैं। और 18वीं तरमीम का मुल्क को बहुत फायदा हुआ है। फिर देखें ये बात फ्रैंकनस्टाइन की ये कह रहे हैं, देखिए फ्रैंकनस्टाइन तो उस दिन आ गया था जिस दिन आपने हाइब्रिड रिजिम लेके आए थे आपके लीडर। उस वक्त आपको सोचना चाहिए था ना फ्रैंकनस्टाइन का। आज आपको कह रहे हैं जी वो फ्रैंकनस्टाइन और हम तो आपके बनाए हुए फ्रैंकनस्टाइन को मैनेज कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें हम अगर ये इसके अंदर अच्छी तजवीज़ है इस आईनी तरमीम के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को उनको पढ़ना चाहिए और उसमें हमें कोई अपना इनपुट दें कि इस तरह ना करें, इस तरह कर लें, इसमें ये शेक निकाल दें। खाली इतना है कि मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये सारे इश्यूज जो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी वो एनएफसी अवार्ड को चेंज करना चाहते थे, 18वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट्स लाना चाहते थे, जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसके अंदर इजाफा करना चाहते थे। जनरल बल्कि जस्टिस खोसा साहब अगर आपको याद हो तो उनके लिए एक एक्सटेंशन का मैकेनिज्म भी उस वक्त बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त टिक के इसकी रेजिस्टेंस की थी। टिक के ये उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है और ये एक स्पेशल किस्म का कानून लाना चाहते हैं और यहाँ पे मैसोलिनी की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, अगर आपको याद हो, फासिस्ट हैं ये। और आज आप खुद वही काम कर रहे हैं, तो अगर ये काम माजी में गलत था तो आज ये दुरुस्त कैसे होगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान साहब, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी ये तब्दीलियां करना चाहते थे, एनएफसी अवार्ड में तब्दीली करना चाहते थे, 18वीं तरमीम के अंदर जो थी कुछ चीजें अंडू करना चाहते थे, जजेस की रिटायरमेंट की एज में इजाफा करना चाहते थे इमरान खान, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप दोनों ने मिलकर ठीक ठाक रेजिस्टेंस की थी। अब जब आपकी गवर्नमेंट आई है तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जरूरी है? अगर ये आज जरूरी है तो माजी में भी तो जरूरी था ना, उस वक्त कर देते आप। लेकिन बात यह है कि दो मुख्तलिफ लेजिस्लेशन हैं। जो हम अभी लेजिस्लेशन लाए हैं उसका ड्राफ्ट आवाम के सामने नहीं आया, वो आ जाएगा इंशाल्लाह मैक्सिमम जुम्मे या हफ्ते तक। हम जो लेजिस्लेशन लेके आए हैं उसके अंदर फोकस एक चीज के ऊपर है, वो जो एनएफसी का है वो ये है। और ये दलील आप बेशक अभी क्या कहते हैं इनसे पूछ लें या किसी और से, वो ये है कि बजट आप कैसे बैलेंस करेंगे। और अगर आप बजट बैलेंस नहीं करेंगे तो डेफिसिट जो है वो फिर आज का मतलब ये कि इन्फ्लेशन होगी और आपको पैसा प्रिंट करना पड़ेगा।
जो इनके टाइम के ऊपर प्रपोजल लाया गया था वो इस तरह का नहीं था, वो रोल बैक था पूरी 18वीं तरमीम का। हम कोई सूबों से इख्तियारात वापस नहीं ले रहे। सूबों के बाद जो इख्तियारात चले गए वो चले गए, कुछ 1 या 2 मिनिस्ट्रियां जरूर वापस आएंगी, और वो भी इसीलिए ताकि जो बजट को वफाक के पास इतना पैसा तो हो कि वो अपने बजट जो है वो कम से कम बैलेंस कर सके और उसको हर साल कर्जा ना लेना पड़े अपने मामलात को चलाने के लिए। तो ये अंडरलाइन जो हमारी सोच है वो ये है, और उसके अंदर हम अवामी मुफाद को प्रोटेक्ट करेंगे। और हम ये कोई ना समझे कि 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है। 18वीं तरमीम बहुत बड़ी तरमीम थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, उसमें से कुछ चीजें जो है वो उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और वो रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। जहां तक जजेस की एज की बात है, देखें ये भी अभी पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट वाला सीन है, अभी वो आ जाएगा तो फिर देखेंगे कि उसमें एक्चुअली सारा मामला ये, क्योंकि अभी इट्स अंडर कंसिडरेशन, निगोशिएशंस चल रही हैं। ओके डॉक्टर साहब, अब आपकी गवर्नमेंट भी ये करना चाहती थी। उस वक्त मुझे याद है कि इमरान खान साहब अपनी प्रेस टॉक्स में गुफ्तगू करते थे कि इन्होंने 18वीं तरमीम में सब कुछ वफाक की जेब खाली करके उठा के सूबों को दे दिया है, तो वफाक कैसे चलेगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। जस्टिस खोसा साहब के लिए एक फार्मूला भी बनाया गया था जनरल बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन हो रही थी, और उस वक्त ये बात थी कि जी वो फार्मूले में एक साहब को एक्सटेंशन मिल गई, दूसरे साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, उस वजह से वो क्राइसिस पैदा हो गया। आपको याद होगा सारा। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ना जिसको गवर्नमेंट कर रही है, आप ही के अमेंडमेंट हैं जो आप अपने जमाने में करना चाहते थे, अब आप क्यों रिजेस्ट कर रहे हैं इसको? देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो आहनी अदालत बन रही है, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं बन रही, वो एक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बन रही है। वो हम इंसान आता जाता रहता, आज है कल नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंट होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अफनान साहब कह रहे थे कि जी वो डेफिसिट ना हो जाए। देखिए, डेफिसिट का होना ना होना, आपके अकाउंट्स का बैलेंस होना ना होना, आपका ट्रेड का बैलेंस ना होना, इसका ताल्लुक आपके कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। इसका ताल्लुक आपकी मैनेजमेंट से है, आपकी गवर्नेंस से है, आपकी बिजनेस आ रही है या नहीं आ रही, उन चीजों से है। ये बाकी चीजें उसके नाम पे अगर आप ये कर रहे हैं, मैं इस बात पे जरूर एग्री करता हूं कि 18th अमेंडमेंट्स के अंदर बाज चीजों को ट्वीक करना जरूरी था, जरूरी है, क्योंकि वो 18th अमेंडमेंट और ये सारी अमेंडमेंट्स इंसान की बनाई हुई हैं, और ये वक्त के साथ साथ इसको बाज़ दफा चेंज करनी पड़ती है, करनी चाहिए भी है। मैं इन चेंजेस का जिक्र नहीं कर रहा, मैं उसके पीछे जो इंटेंट है उनमें से जो बाज बेसिक फंडामेंटल चेंजेस है, मैं मिसाल दे देता हूं। 26वीं तरामीम के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, लेकिन उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो चेंज हो गया है, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई है। वहां पे अब एग्जेक्टिव का रोल बढ़ गया है इन ऑर्डर टू कीप द जुडिशरी, दैट इज, और इन ऑर्डर टू अपॉइंट द जुडिशरी। जो आपकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है, उसके अंदर एग्जेक्टिव के मेंबर ज्यादा हैं एज अपोज टू द जुडिशरी। तो उसमें ये हो जाता है कि आप एग्जेक्टिव किस तरह के, अब उनमें क्या करते हैं, इन्होंने पहले ये कर लिया कि रखेगा कौन वो अब ये उसको तबादले के लिहाज से भी कर रहे हैं। आपने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 6 जजेस है, उनको कोई केसेस नहीं मिल रहे, नहीं दिए जा रहे हैं। ये जो वो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ना, जिसकी इंटेंट है, मैं उस इंटेंट के खिलाफ हूं। बाकी रह गया कि आज मैं आपके हक में बनाता हूं, आप ये कल है परसों है, कभी ना कभी होगा, लेकिन ये लॉज जो है ना, ये काफी अरसे तक चलते हैं और ये फिर बाइट करते हैं, और ये हर एक को बाइट करते हैं। मुझे भी करेंगे, आपको भी करेंगे, अफनान साहब को भी करेंगे। हम पॉलिटिशियंस एक्चुअली वी बिकम द टूल इन द हैंड्स ऑफ द पीपल who are in power। ये हम लोग जो कर रहे हैं, ये हमें बाद में हमें बहुत ज्यादा वो तंग करेंगे, और हम लोगों ने इस तरह के लॉज लेकर आते रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि why can't we learn from the past। हम वही मिस्टेक ना दोबारा कर रहे हैं, बल्कि उसको एक्सपैंड करके उससे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने, बाकी देखिए, अगर आपके पास नंबर्स हैं, आप लोग बिल्कुल लॉ ले, बात का जवाब देना चाहूंगा, चोरी जायज है, आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त कम है, और फिर मैंने आगे बढ़ना है। अफनान साहब, आप जवाब दीजिएगा। 3 वैसे मेंबर्स आपको चाहिए सेनेट के, और वो आप किसी न किसी पार्टी से आपको उठाने पड़ेंगे। जी, मैं तो सिर्फ इसके ऊपर जा रहा हूँ कि जो ये सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब कह रहे हैं कि इसका गवर्नेंस से ताल्लुक है, इसका आइन से ताल्लुक नहीं है। ये बात
एक्चुअली करेक्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि आइन में लिखा हुआ है कि एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। अगर आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं छेड़ेंगे तो आप डेफिसिट को कैसे मैनेज करेंगे, आप मुझे बता दें। मतलब पैसे तो उतने ही है ना सिस्टम में जितने हैं। अगर और उस फार्मूले को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, वो आइन में लिखा हुआ है, आपको सूबों को पैसे देने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे। तो उसी को हम थोड़ा सा ट्वीक करना चाह रहे हैं। और मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि 90% 80% आईनी 18वीं तरमीम वैसी ही रहेगी। उसमें कुछ चीजें जरूर हम तब्दील करेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखें आप बहुत सारी चीजें मिनासल कौम भी आप लर्न करते हैं विद टाइम। फिर जो बात है इसकी, जो जजेस की बात कर रहे हैं, देखें बात यह है कि जो जजेस ने 2018 के बाद साकिब निसार साहब बिलखुसूस उन्होंने जो सहूलत कारी की है और जो सियासत की है कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ के, उसके बाद कोई जवाब नहीं बचता ना किसी के पास कि आप कहें कि जी मैं अपने साथ 2 बंदे बिठा रहा हूं, मैं अपनी मर्जी के फैसले दूंगा, मैं जो मर्जी करूं। आप कौन होते हैं? ये जब ये गवर्नेंस के काम भी ये लोग कोर्ट रूम नंबर 1 में कर रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर कोई चारा नहीं बचता ना हुकूमत के पास कि वो आईनी तरमीम लेके आए। वैसे ये ठीक, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा आपने गुफ्तगू सुनी। अब अगला जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फार्मूला क्या है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि 17वीं तरमीम जो है, 27वीं तरमीम जो है, उसके मामले में अब तक क्या नेगोशिएशन हुई? कुछ लोगों का ये कहना है कि 243 के अंदर आप राजी हैं और इसके साथ साथ जो आईनी अदालत बन रही है उसके ऊपर आपके कोई रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ एनएफसी अवार्ड और 2 वजारतें जो वफाक के पास आनी है उसके ऊपर आपका इशू है। तो सब ये हेर से है, अभी तक हमारे साथ भी चीजें शेयर नहीं हुई। जितना आपको पता है उतना ही, क्योंकि पार्टी की कोई मीटिंग तो हुई नहीं। हमारी मीटिंग 6 को हो रही है। बिलावल साहब ने जो ट्वीट करके उसमें कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं वो तो जस्ट इशारिये हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई डिटेल जब तक ना हो गुफ्तगू करना, मेरा ख्याल है एक पार्टी के तर्जुमान के तौर पे या पार्टी के कारकुन के तौर पे मेरे लिए मुश्किल होगा। इसलिए जो लार्जर मैं बता सकता हूँ सीन जो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये तो पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। ये तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था। उन्होंने बीबी शहीद ने सीओडी जब किया मियाँ साहब के साथ, उस वक्त भी उसमें शामिल किया और उसके बाद मियाँ साहब भी सिग्नेटरी थे उसके। हमने जब 18वीं तरमीम की उस वक्त भी हमारी ये ख्वाहिश थी, लेकिन उस वक्त ना हो सकी क्योंकि सारी जमातें मुत्तफिक नहीं हुई। जब 26वीं तरमीम हुई उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की यह ख्वाहिश थी, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पीटीआई को राजी कर रहे थे तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया था कि ठीक है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें तो हम एग्री कर लेते हैं, कोर्ट ना बनाए। तो उस वक्त भी हम कह रहे थे कि जी जहां तक इत्तेफाक हुआ हमने कर लिया है, जब मौका मिलेगा हम जरूर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो कंपोजिशन है उसकी हद तक तो पीपल्स पार्टी जो है वो एग्री होगी, लेकिन उसकी आगे क्या सूरत हाल बनती है, क्या खद्दो खाल है, जब तक वो तफसील सामने ना आए उसके पे क्या कहा। इसी तरह 243 है, जो एनएफसी है, एनएफसी का तो फार्मूला अगर तब्दील होना है या उसकी अगर डिबेट होनी है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब चारों चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के ही बात करेंगे। वो तो इस तरह आइसोलेशन में बात नहीं हो पाएगी। तो मेरा ख्याल है 6 तारीख के बाद जब हमारी क़यादत हमारे साथ शेयर करेगी कि उनके इसकी तफसीलात क्या शेयर की है हुकूमत की टीम ने उनसे, तभी पता चल सकेगा। और ये फरमाइए जजेस की मुद्दत मुलाजमत में भी तब्दीली हो रही है, ये अब तो खैर ऑब्वियस है और सब क्लैरिटी के साथ बात भी कर रहे हैं कि 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज रखना चाह रही है गवर्नमेंट, और उससे ये होगा कि ये जो इस वक्त लॉट है जजेस की उनका जो टर्न्योर है वो बढ़ जाएगा और उससे ज़ाहिर गवर्नमेंट को या सिस्टम को फायदा होगा। तो उस पर कोई रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? मैंने कहना चाहिए साहब अभी क्लियर नहीं है गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है, उसके पीछे क्या उनके मकासद हैं। आपका ख्याल ये हो सकता है, मेरा ख्याल अदरवाइज है कि बहुत सारे हमारे जज साहिबान हैं जो 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और बड़े फिट होते हैं और वो अपनी जो प्राइम उनके पास एक्सपीरियंस होता है वो मौजूद होता है और हम उनको प्राइम पे फारग कर देते हैं।
रिटायर कर देते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी वो तनख्वाह भी उतनी, जितनी तनख्वाह ले रहे हैं उतनी पेंशन ले रहे होते हैं। वो फाइनेंशियल बर्डन भी होता है कि उनकी जगह आपने एक और जज साहब को रखना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से काम लिया जाए उसी पैसों में जो पेंशन की सूरत में देने हैं, और वो तजर्बे की भी बड़े में आला मेयार पे बैठे हों, यानी उनका बहुत ज्यादा तजर्बा होता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अभी मुझे इसके बारे में डिटेल का नहीं पता, लिहाजा मैं इसके ऊपर कोई कंक्रीट बात नहीं कर पाऊंगा। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो उनकी रिटायरमेंट ज़ाहिर 30 नवंबर को हो रही है, और अगर उससे पहले ये आइन के अंदर तरमीम हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है उनको नई मुद्दत मिल जाएगी, वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं नई आइनी अदालत के, और साथ साथ उनको ज़ाहिर है कवर भी मिल जाएगा 3-4 साल का। तो ख्याल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये इसीलिए किया जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को गवर्नमेंट रिटेन करना चाहती है। तो ये सब कहने को तो हर चीज के ऊपर एक जवाब होगा ना जी, वर्शन होंगे, उनका अपना होगा, हुकूमत का अपना होगा, हमारा अपना होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन जैसे भी की जाए। लेकिन इसको अगर सादा जबान में उनके एतराज को देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और वो हुकूमत उनको कंटिन्यू कराना चाहती है। तो ये तो जज की नीयत पे ही शक वाली बात है। इस तरह तो फिर जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उस सारे के ऊपर एतराज कर रहे हैं, वो सारे के बारे में कह रहे हैं कि जी बिल्कुल अदलिया की आज़ादी मफकूद हो गई है। तो मैंने बहुत दफ़ा सवाल किया कि भाई क्या हुआ, ये वही जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं, ये वही जज हैं जो इस बेंच में बैठते हैं, और एक बेंच में बैठने से उनके ज़मीर बदल गए, उनके असूल बदल गए, उनके जहन तब्दील हो गए, क्या हो गया? इस तरह का जो एतराज़ है वो एन ब्लॉक का अगर पूरे के पूरे बेंच पे कर दें और उसके सारे जजेस पे कर दें तो ये मुनासिब नहीं होता। बहरहाल पीटीआई वाले आजाद हैं, वो बहुत बल्कि ज्यादा आजाद हैं, वो जो चाहें कहते हैं। और ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी ये कुछ चीजें आ रही हैं सामने कि ये भी 27वीं तरमीम में शामिल होगा, उनकी अपॉइंटमेंट और कमीशन के जो अरकान हैं उनके लिए, और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन सिर्फ एनएससी अवार्ड पे है और 2 वजारतों पे है जो सूबों से वफाक को शिफ्ट करनी है जो गवर्नमेंट चाहती है, उसके अलावा ऑलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है। ये गवर्नमेंट के सेक्टर्स जो हैं या उनके सर्कल्स ये कह रहे हैं। अच्छा, मेरे क्योंकि पास इसका कोई, आप कुछ एक पार्टी के कारकुन के तौर पर सवाल कर रहे हैं, लिहाजा मुझे जब तक कंक्रीट बात ना हो मुझे नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकता हूं कि जहां तक ताल्लुक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का है, एक वहां पे बोध है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का आपस में इत्तेफाक नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा। अगर उसकी कोई प्रोविजन नहीं रखी गई, पहले वो 7 हो गई या गलती से हो गई, तो उस प्रोविजन को या उस सूरत हाल को टैकल करने के लिए अगर कोई इंप्रूवमेंट आपने लानी है तो उसकी एक और सूरत हो सकती है। और अगर आप कोई ऐसी तजवीज लाते हैं कि जिससे आइंदा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जो है वो काम ही गवर्नमेंट का हो जाए तो उस पर तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, आप भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, बाकी लोग भी उठाएंगे। तो जब तक कभी ये ना समझ आए कि वो चाहते क्या है और क्या उनका मकसद सिर्फ उस सूरत हाल से निपटना है, और उस सूरत हाल से निपटने के लिए भी जिस तरह फर्ज करे केयरटेकर गवर्नमेंट का है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो आप मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। इसी तरह की कोई सूरत ना हो, जब तक वो क्लियर ना हो जाए उस पे ऊपर कोई सर्टनली बात करना तो मुनासिब नहीं। जहां तक ताल्लुक, मैंने पहले भी अर्ज किया कि एनएफसी का है, एनएफसी तो जब तक आप सूबों के साथ बैठ के तय नहीं करेंगे, ये तो एक ऐसा मामला है जो फेडरल सिर्फ लेजिस्लेशन से हल नहीं हो पाएगा। और जो महकमों का इधर लाने का सवाल है, क्यों, सवाल यह है कि वो महकमे जो डिवॉल्व हुए वो क्यों। एक ये होता है कि आप अपने तजुर्बे से ये देखते हैं कि एक काम हमने किया, एक अमेंडमेंट करके एक कानून में तरमीम की, ख्याल था कि ये प्रैक्टिस होने से बेहतरी हो जाएगी। अगर वो प्रॉपरली उसके रिजल्ट नहीं आए तो आप उसमें कुछ तरमीम करते हैं कि उसको इस तरह नहीं इस तरह देखा जाए। अब वो क्या महकमे वापस करने की बात हो रही है, बेटर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट सूबों के साथ मिलके कोई इत्तेफाक राय से कुछ बनाए, ये अभी उसकी क्योंकि खदोखाल का नहीं पता, लिहाजा उस पर बहस करके कोई हतमी राय देना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। आखिरी सवाल आपसे सर, देखिए क्योंकि गवर्नमेंट इसको फौरी तौर पे पास करवाना चाह रही है, जुमे को ये सेनेट के अंदर आ जाएगी
और मैक्सिमम इस हफ्ते के आखिर में और इवन हो सकता है इतवार को संडे के दिन भी सेशन हो जाए और वहां वो वोटिंग हो जाए, या फिर मैक्सिमम अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट इसको पास करवाना चाहती है। और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर राजी है। तो अब अगर आप इतनी जल्दी इसको करना चाहते हैं तो नेशनल कंसेंसस कहां है? फिर ये पूरा आइन है जो सबकी अमानत है, बजाय इसके कि दो पार्टीज बैठ के इसका फैसला कर लें। तो दो पार्टीज तो नहीं करेंगी, बाकी जमातों से भी करेंगे, यकीनन करेंगे। जमातों का रवैया क्या आता है ये अलग बात है। 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे 18th अमेंडमेंट जब हुई थी, तो उसमें बड़ा टाइम लगा था। इसी तरह जो कोई 42-43 शायद इससे भी ज्यादा आर्टिकल थे जब 26वीं तरमीम हुई थी, तो फिर उसको करते करते, और उसमें भी डिले जो था वो सारी जमातों का कंसेंसस बिल्ड करने के लिए ही था। मौलाना जिन बातों पर राजी भी हो गए थे, बाद में कुछ चीजें वो थी जो पीटीआई के कहने पे उन्होंने नेगोशिएट की थी, और फिर भी पीटीआई विड्रा कर गई थी। तो मेरा ख्याल है कंसेंसस तो बिल्ड करने की या तजवीज जो है वो अपोजिशन के पास जरूर जाएगी। हेस्ट जो लगता तो नहीं है, इसलिए कि हमारी पार्टी ने तो, अगर पीपल्स पार्टी एग्री होती तो फिर हमें सीसी की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सीसी में तो हर मेंबर अपनी आजादाना राय देता है, और पीपल्स पार्टी में डिसेंटिंग वॉइसेस तो बहुत है, बिल्कुल होती हैं और आपके इल्म में है। लेकिन ये बात के गवर्नमेंट अब इस पे क्या रास्ता इख्तियार करती है, जहां तक मैंने देखा है टेलीविजन पे जराये की खबर जो चल रही थी, वो तो ये था कि सेनेट में मुतवक्को है कि वो ले कर दे और फिर वो कमेटी को मामला चला जाए। कमेटी में गया तो कमेटी एक आध दिन तो कमेटी भी ले, उस पर भी बहस होगी, और उसके बाद फिर सेनेट है, फिर कौमी असम्बली है। लेकिन इससे पहले कि हमारे मेंबरान सेनेट में उस पर कोई अपनी राय दें, वो 6 से पहले तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, वो भी शाम को। 7 को उसका रिजल्ट आएगा उनके पास, 7 को ही वो अपनी को राय दे सकेंगे, क्योंकि उससे पहले मीटिंग में ही को फाइनल तय होगा। जी कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।